हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा कि जज मुकुल के एडल्ट ट्रायल के लिए मंजूरी दे देता है और फिर एपिसोड 5 में दिखाया जाता है कि लेखा प्रशांत और गौरी से बात कर रही होती है, जहां लेखा कहती है क्या फ़र्क पड़ता है अगर मुकुल के कमरे से 6 ग्राम ड्रग्स ही मिला है। फिर गौरी कहती है मैम, जेवियर के स्टेटमेंट के हिसाब से उसने मुकुल को 10 ग्राम ड्रग्स बेचा था। इसका मतलब उस रात मुकुल ने पार्टी में अपने दोस्तों के साथ ड्रग्स शेयर किया था और अगर पार्टी में और भी लोगों ने वही ड्रग्स लिया था तो अपना पूरा केस ही वीक पड़ जाएगा। तब लेखा बोलती है कि क्या पार्टी में मौजूद लोगों का आप लोगों ने ड्रग टेस्ट किया था? तब प्रशांत बोलता है जरूरत नहीं लगी थी। तब जब हमें एविडेंस मिला कि मुकुल जारा को वहां से घसीट कर ले गया है तो हमने वही लीड फॉलो किया। तब लेखा बोलती है कि जारा के ब्लड में जो ड्रग्स मिले थे और मुकुल के पास से जो ड्रग्स हमने जब्त किए हैं, ये डायरेक्ट लिंक हैं और इसी में हमारी जीत छिपी है। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि माधव मुकुल के डॉक्टर से मिलने जाता है। माधव डॉक्टर से कहता है कि मुकुल लगातार झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं और खुद ही अपनी नैया डुबाने में लगा हुआ है। तब डॉक्टर कहती है जिसे दूसरों ने हमेशा हताश किया हो वो किसी पर भी भरोसा करने से पहले घबराएगा। आपने कंफर्मेशन बायस का नाम सुना है? जब हमें लगता है कि कोई बात सच है तो हम सारे प्रूफ इकट्ठा कर लेते हैं उस बिलीफ को सपोर्ट करने के लिए। तब माधव बोलता है इसका मुकुल से क्या लेना देना है। तब डॉक्टर कहती है कि मुकुल सोचता है कि उसे कोई प्यार नहीं करता, वो अब भी इसी विश्वास को बार बार रिकन्फर्म करता रहता है कि वो इस पूरी दुनिया में अकेला है और उसकी माँ भी उसे प्यार नहीं करती। तब माधव कहता है कि लेकिन मुकुल की माँ तो उसके साथ खड़ी है पूरी ताकत लगा के। तो डॉक्टर कहती है कि ऐसा हो सकता है बट आपको समझना होगा कि बच्चे कई बार डाइवोर्स के लिए किसी एक पेरेंट्स को ही पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। मुकुल और उसकी माँ का रिश्ता पहले से ही थोड़ा ब्रोकन रहा है। जब मुकुल की माँ ने दूसरी शादी की और जारा के साथ आई तो जारा को सक्सेस, लाइमलाइट, लोगों का प्यार मिलता गया तो मुकुल खुद को और भी अकेला पाता गया। अगर सीधी तरह से कहे तो जारा की चमक ने मुकुल को अंधेरी परछाइयों में ढकेल दिया और जारा मुकुल को उस सब की याद दिलाती थी जो मुकुल अपनी जिंदगी में कभी नहीं कर पाया। अब वो एक डरा हुआ, इनसिक्योर, गुस्सैल टीनेजर है या मर्डरर, ये तो आपको ही समझना पड़ेगा। अगर आपने ये तय कर लिया है कि मुकुल ने एक क्राइम किया है तो आप वही सब पकड़ेंगे जिससे आपका यकीन और भी पुख्ता हो जाए, यानी कि कंफर्मेशन बायस। फिर माधव मुकुल से मिलने जाता है और मुकुल से कहता है कि बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी थी वो काउंसलर वाला। फिर मुकुल बोलता है मुझे पता है स्टूपिड था। तब माधव कहता है स्टूपिड? ना ना, नितांत स्टूपिड। वैसे स्टूपिड होना कोई अनोखी बात नहीं है, मैं भी हूँ थोड़ा थोड़ा। देखो, तुम मुझसे लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो फिर भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हारी वजह से कोर्ट में हंसते हैं लोग मुझ पे, जज साहब की डांट भी सुननी पड़ती है, फिर भी मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं स्टूपिड हूँ। लेकिन मेरी स्टूपिडिटी तुम्हारी तरह अंतहीन नहीं है, समझ गए? आज आखिरी मौका दे रहा हूँ, सब कुछ सच सच बता दो उस रात क्या हुआ था। उस दिन पार्टी से निकलने से लेके पार्टी में पहुंचने तक क्या हुआ, कहाँ कहाँ गए, सब सच सच बता दो। और हाँ, ये मत कहना कि एटीएम गए थे तुम। मुझे पता है कि तुम एटीएम नहीं गए थे और तुम्हारे पास तो एटीएम कार्ड भी नहीं है, एटीएम क्या जाओगे तुम। बता दो क्या क्या हुआ था, कहाँ कहाँ गए थे। नहीं तो प्रोसिक्यूशन बोलेगा कि तुम क्राइम सीन पर गए थे, उसके बाद वहां से निकलकर तुम पार्टी में आए, बहन को ड्रग्स दिए, जब वो नशे में आ गई तो उसे घसीट के वापस लेके गए समंदर किनारे क्राइम सीन पे और बेहोशी की हालत में उसके ऊपर एसिड डालकर उसे मार दिया और उसके शरीर को अरब सागर के हवाले करके वापस घर आके चैन की नींद सो गए। फिर तुम्हारी माँ को तुमसे बांटने वाली जारा मर चुकी थी। ये सब सुनकर मुकुल को काफी गुस्सा आ जाता है और मुकुल गुस्से में बोलता है कि मैंने जारा को नहीं मारा। तब माधव बोलता है नहीं, यही सच है, तुमने ही मारा है, क्योंकि तुम्हारी माँ ने नीरज से जब शादी कर ली तब तुम्हें लगने लगा कि नीरज के संग संग जारा भी तुमसे तुम्हारी माँ को बांट रही है, जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। और उधर जारा इतनी प्यारी बच्ची थी कि तुम्हारी माँ उससे ज्यादा प्यार करने लगी और तुम्हारा दिल टूट गया और फिर तुमने तय किया कि जारा को रास्ते से हटा देते हैं। तब मुकुल गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं वहां ड्रग्स बेचने गया था, जारा का मर्डर प्लान करने नहीं। फिर मुकुल कहता है कि मैं उस पार्टी में सुमेन और देवेश से मिला, उन्होंने मुझे एक आफ्टर पार्टी के बारे में बताया तो मैंने उनसे कहा कि मेरे पास ड्रग्स हैं। मैंने सोचा कि मैं उन्हें ड्रग्स बेचूंगा और अपना कट ले लूंगा। फिर हमने प्लान बनाया। फिर यहाँ से थोड़ी फ्लैशबैक में स्टोरी दिखाई जाती है। मुकुल कार से सुमेन और देवेश से मिलने जाता है और उन्हें ड्रग्स देता है। फिर वो लोग एटीएम से पैसे निकाल के लाते हैं और मुकुल को कम पैसे देते हैं और कहते हैं कि बाकी के पैसे पार्टी में देंगे। तो मुकुल कहता है कि मेरे कुछ अलग प्लान्स हैं। तब देवेश बोलता है कि हमें छोड़ने तो तुमको जाना ही पड़ेगा। और फिर मुकुल निशी को कुछ मैसेज करता है और उन लड़कों के साथ पार्टी के लिए निकल जाता है।
फिर मुकुल कहता है कि वहां से हम पार्टी में गए और सुमेन ने मुझसे लिए हुए ड्रग्स को अपने दोस्तों में बांट दिया। पार्टी में मैं लोगों से मिला, एंजॉय किया, फिर मुझे वहां जारा दिखी। हर दिन मैं अपने उसी डिसीजन को रिग्रेट करता हूँ कि मुझे नहीं जाना चाहिए था। तब माधव कहता है कि तो तुम इसलिए झूठ बोल रहे थे, ये छुपाने के लिए कि तुम उस पार्टी में ड्रग्स बेचने गए थे। शुक्रिया सच बताने के लिए और मुझे अपना टेक्निक इस्तेमाल करने के लिए, सॉरी। और लगे हाथों उनका नाम और नंबर भी लिखवा दो जिनको ड्रग्स बेचे थे। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि लेखा मुकुल के दोस्तों से पूछताछ करती है और निशी से भी पूछताछ करती है, और माधव भी मुकुल के सारे दोस्तों से पूछताछ करता है। फिर अवंतिका को दिखाया जाता है। अवंतिका नीरज से कहती है कि लॉयर का कॉल आया था, मेरा चेक बाउंस हो गया है, पता नहीं कैसे। तब नीरज कहता है तुम्हारा चेक या जारा की आखिरी कमाई जो तुम उसके लीगल फी के लिए यूज कर रही हो। तब अवंतिका कहती है उसके, मुकुल हमारा बेटा है। तब नीरज कहता है कि वो मुकुल जिसे पुलिस जारा के मर्डर के लिए दोषी मानती है। तब अवंतिका कहती है तुमने उसका पिता बनना चूज किया, तुम उसे जानते हो। तब नीरज कहता है क्या मैं उसे जानता हूँ? अवंतिका क्या तुम उसे जानती हो? वो जारा को घसीट के कार में लेके गया क्योंकि जारा ने उसे गुस्सा दिलाया। मुकुल ने कभी भी हमें अपना फैमिली नहीं माना और ना ही जारा को अपनी बहन, वो उससे नफरत करता था। तब अवंतिका कहती है वो बच्चा है। फिर नीरज कहता है तुम्हारे उस बच्चे ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी, मैं उसके लॉयर की फीस नहीं दूंगा और जारा के कमाए हुए पैसों से तो बिल्कुल भी नहीं। फिर ट्रायल का दिन दिखाया जाता है और मुकुल को जब कोर्ट ले जाया जा रहा होता है तो वो काफ़ी भीड़ देख के मुकुल घबरा जाता है। फिर केस की सुनवाई शुरू होती है और लेखा कहती है कि जारा आहूजा ने 14 साल की उम्र में जितना नाम शोहरत कमा लिया था, लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाते। मगर ये सब कुछ एक रात को बहुत दर्दनाक तरीके से और बहुत ही वहसी तरीके से ख़त्म कर दिया गया। जारा को एक पार्टी से घसीट कर एक सुनसान जगह पर ले जाया गया जहाँ पर उसके हाथ पैर बांध दिए गए, उसके मुंह में कपड़ा डाला गया और नाइट्रिक एसिड उस पर डाला गया, तब तक जब तक कि दर्द से उसकी जान नहीं चली गई। उस रात हमने जारा आहूजा को खो दिया, उसके दर्द की पुकार हम नहीं सुन पाए और उस नुकसान की भरपाई नामुमकिन है। प्रोसिक्यूशन इस केस के दौरान कोर्ट में यह साबित कर देगा कि जारा का मर्डर उसी के फैमिली मेंबर, उसके सौतेले भाई मुकुल आहूजा ने ही किया है और मुकुल के पास मोटिव था जारा को मारने का। फिर एसएचओ प्रशांत को विटनेस बॉक्स में बुलाया जाता है और लेखा प्रशांत से पूछती है ऑफिसर 21 मई को क्या हुआ था? तब प्रशांत कहता है करीब 9 बजे सुबह नीरज आहूजा का स्टेशन पर फोन आया था, काफी घबराए हुए थे, जारा आहूजा मिसिंग थी। उनके सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें बताया था कि जरा देर रात बाहर गई थी और लौटी नहीं थी। फिर हमने जब मुकुल से पूछा तो उसने कहा कि उसने जारा को उस पार्टी में देखा था पर वो घर अकेले वापस आ गया। ये उसका पहला झूठ था। योर ऑनर, पार्टी के फोटोज सोशल मीडिया पर आ चुके थे जिसमें जारा के हाथ में क्लच नजर आ रहा है। ये क्लच हमें बंगले पर एक डाइनिंग टेबल पर पड़ा मिला, लेकिन जारा वापस घर आई ही नहीं और उस क्लच पर मुकुल के फिंगरप्रिंट्स भी थे। पार्टी विटनेसेस के स्टेटमेंट से हमें ये पता चला कि मुकुल सरासर झूठ बोल रहा था। उसे पार्टी में जारा के साथ लड़ते हुए कई सारे आई विटनेसेस ने देखा था। इतना ही नहीं, वो पार्टी से अकेले नहीं बल्कि देर रात 1:45 जारा को जबरदस्ती घसीटते हुए ले गया था और ये बात रिजॉर्ट के पार्किंग के सीसीटीवी कैमरे में दर्ज है। जारा आखिरी बार पार्किंग में जिंदा देखी गई थी। हमने मुकुल को क्वेश्चन किया, जब हमने उसे ये सीसीटीवी फुटेज दिखाई तब जाके उसने कन्फेस किया कि वो जारा को लेकर उस पार्टी से निकला था। उसका कहना था कि जारा किसी किस्म के नशे में थी, उल्टी कर रही थी, इसलिए वो उसे एक बीच की तरफ ले गया, वहां एक सुनसान बंगले में से पानी ले आया, गाड़ी में पड़ी उल्टी साफ की और जारा को वहीं बीच पर अकेला छोड़कर वापस बंगलो चला गया और सो गया। तब लेखा पूछती है इस सुनसान बंगले का इस क्राइम से क्या संबंध है? तब प्रशांत कहता है कि फॉरेंसिक्स ने कंफर्म किया है कि क्राइम इसी बंगले में हुआ था और मुकुल के फ़ोन से क्राइम सीन के फोटोज भी मिली हैं और फॉरेंसिक्स को मुकुल के फिंगरप्रिंट क्राइम सीन से मिले हैं और मर्डर वेपन पर भी मिले हैं। और जब हमने उसके रूम की तलाशी ली तब उसके अलमारी से हमें 6 ग्राम ड्रग्स मिले थे और ये वही ड्रग्स है जो हमें डारा के ब्लड सैंपल से भी मिला था। तब हमने मुकुल को कस्टडी में ले लिया। फिर माधव प्रशांत से पूछता है कि आपको शक था या यकीन था कि मर्डर मुकुल ने ही किया है, क्योंकि शक और यकीन में थोड़ा सा फर्क होता है। आपके आपका स्टेटस क्या था? तब प्रशांत कहता है एटॉप्सी और फॉरेंसिक के रिपोर्ट के बाद शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तब माधव कहता है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट आने में तो बहुत टाइम लगता है, तब तक क्या आप प्रतीक्षा कर रहे थे कि आपका शक गलत प्रूफ हो जाए, उसके बाद कार्रवाई करेंगे?
फिर माधव कहता है, योर ऑनर, मुद्दा ये है कि मुख्य जांच अधिकारी कंफर्मेशन बायस के शिकार हैं। ये अपने यकीन के हिसाब से बात को एडजस्ट कर रहे हैं। इन्हें यकीन था कि मर्डर मुकुल आहूजा ने ही किया है। ये और इनकी पूरी टीम इसी के आसपास इंफॉर्मेशन ढूंढ रही थी। इनकी पूरी जांच का मकसद मुकुल को हत्यारा साबित करना था, ना कि ये मकसद कि जारा का मर्डर किसने किया है। योर ऑनर, पुलिस ने मेरे क्लाइंट को प्राइम सस्पेक्ट इसलिए माना क्योंकि उसने अपने पहले स्टेटमेंट में झूठ बोला है। मुकुल ने पुलिस को बोला था कि उस रात को वो बंगलों पर अकेला आया था, और वो सच में अकेला ही आया था। और ये झूठ उसने तब बोला जब उसे पता नहीं था कि जारा के साथ क्या हुआ है। योर ऑनर, उसने रात को पार्टी में जारा को नशे की हालत में देखा और उसे लगा कि माँ बाप के डांट से जारा को बचाना चाहिए। आप जानते हैं, बच्चे आमतौर पर ऐसे हालात में डर जाते हैं। अगर झूठ, भय और डर के लिए अगर हम बच्चों को क्रिमिनल मानने लगे तो हमारे जुवेनाइल सेंटर भरे पड़े रहेंगे। और देखिए, आज उस बच्चे को हम खड़ा करके एडल्ट ट्रायल कर रहे हैं। फिर फॉरेंसिक्स एग्जामिनर को विटनेस स्टैंड में बुलाया जाता है और माधव पूछता है कि क्या आप बताएंगे पार्शियल फिंगरप्रिंट क्या होता है। तब फॉरेंसिक एग्जामिनर कहता है, कोई भी ऐसा फिंगरप्रिंट जो इनकम्प्लीट हो, ब्रोकन हो, अनक्लियर हो, मतलब जो साफ साफ ना दिख रहा हो, उन्हें हम पार्शियल फिंगरप्रिंट कहते हैं। तब माधव कहता है, इसका मतलब ये हो सकता है कि मुकुल के जाने के बाद कोई अनजान व्यक्ति आए और दस्ताना पहन के उस एसिड के डब्बे का इस्तेमाल करे, जिसकी वजह से मुकुल के फिंगरप्रिंट तो आधे अधूरे हो जाएं और उस अनजान व्यक्ति के आए ही ना। ऐसा हो सकता है। तब एग्जामिनर कहता है, जी हो भी सकता है। फिर माधव पूछता है कि वहाँ क्राइम सीन पर और कितने लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिले और किनके थे वो फिंगरप्रिंट्स। तब एग्जामिनर कहता है कि मुझे जानकारी नहीं है वो फिंगरप्रिंट्स किसके थे, उनके आईडी निकाले गए या नहीं। फिर माधव कहता है, मैं यकीन से बोल सकता हूँ योर ऑनर, नहीं किए गए, कंफर्मेशन बायस। फिर दूसरे दिन कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है और लेखा वरुण से पूछताछ शुरू करती है और पूछती है, आप हमेशा से डॉक्टर ही बनना चाहते थे। तब वरुण कहता है, नहीं, मैं पायलट बनना चाहता था जब तक कि मुकुल ने मेरी आंख नहीं फोड़ी थी। फिर लेखा पूछती है, आप और मुकुल तो बेस्ट फ्रेंड्स थे ना, फिर भी मुकुल ने आप पर अटैक किया, ये झगड़ा आपने शुरू किया था या फिर तुमने ऐसा क्या किया जो मुकुल ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तो वरुण कहता है कि कुछ तो हल्की सी टांग खींच ली थी मैंने, इसकी रैंडम कमेंट था। उसके बाद माधव वरुण से पूछता है कि आपने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से मुकुल को इतना गुस्सा आया। तब वरुण कहता है कि मैंने बस नॉर्मल ही कुछ कहा था। तब माधव कहता है, जैसे ये कह देना कि तुम्हारी माँ गोल्ड डिगर है और वो पैसों के लिए किसी के साथ भी सो सकती हैं। और इसके बाद कोर्ट की कार्यवाही समाप्त हो जाती है। फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस दिखाया जाता है, जहां नीरज लेखा से मिलने जाता है और नीरज लेखा को एक वॉइस रिकॉर्डर देता है जिसमें मुकुल ने अपने कुछ वॉइस रिकॉर्ड किए थे।